हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई हो बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर आपका 3 होगा और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर बात करेंगे और इस पर साथ ही साथ कुछ बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल, कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल और कुछ नीट और कुछ जेईई के न्यूमेरिकल्स हम लोग भी करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड। बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये 2 टॉपिक होंगे आज के हमारे। आइए बात करते बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ध्यान दो बेटा, तो हम कहते हैं कि भाई अगर मान लो यहाँ पर एक कोई चार्ज है, सारी चीज़ें हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? चार्ज के बारे में बात कर रहे थे। तो ये चार्ज है, तो चार्ज अपने अराउंड एक क्या प्रोड्यूस करता है? एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, कोई भी अनदर चार्ज अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है। देखो क्या लिखा डिफिनेशन, द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब समझो बेटा, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है भाई? चार्ज है। ये चार्ज अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और यहां पर इसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज को लेकर के आओगे, तो टेस्ट चार्ज को जब लेकर के आएंगे तो ये क्या करेगा? या तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करेगा? रिपल करेगा। इन दोनों चार्ज के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा। तो ये अट्रैक्शन या रिपल्सन जहां से भी एक्सपीरियंस करने लगता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उसे बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बात क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? द स्पेस around a charge where another charge experiences force of attraction or repulsion is known as the electric field, is known as the electric field। क्या बात क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ रही बात है? ठीक है। अब समझो, कहने का मतलब मान लो ये जो रूम है, इस रूम में अगर कोई स्टूडेंट आएगा, मैं चार्ज हूं, मैं क्या हूं? चार्ज। इस रूम में अगर कोई स्टूडेंट आएगा तो मैंने कहा कम इन, पहले अलाउ करेगा ना, पहले अलाउ करूंगा कम इन या आउट। तो अगर मैंने कम इन बोल दिया तो इसका मतलब क्या है? अट्रैक्शन। अगर मैंने कहा आउट तो इसका मतलब क्या है? रिपल्सन। अगर यही बच्चा हमें अपने घर के पास मिलेगा तब मुझसे तो अलाउ नहीं करेगा, सर मे आई कम इन, सर मे आई गो, ऐसा अलाउ नहीं करता। मतलब ये जो रूम है यहाँ जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है? मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर क्या मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये था हमारे पास बेटा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? आगे मिलता है कुछ पॉइंट्स हमारे पास। यहां पर जरा ध्यान दो, क्या लिखे हुए हैं भाई? लिखे हुए हैं, नोट पॉइंट डाल के लेके लिख लेना इसको। ये नोट पॉइंट डाल के लिख लेना। क्या है? इफ अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, अगर कोई टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है फोर्स, इसका मतलब क्या है कि एट अ पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू सम अदर चार्ज या समवेयर मस्ट बी जीरो। अगर भाई ध्यान दो, अगर यहां पर कोई बच्चा अपने मन से आ रहा है, जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वहां पर कोई टीचर नहीं है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो है। ये कह रहा है। आप सब क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं। आप सब रूम के अंदर आएंगे तो क्या करेंगे? बोलेंगे सर मे आई कम इन। तो क्या है? ये क्या है?
अट्रैक्शन है या रिपल्सन है। अगर अब कोई बच्चा आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई स्टूडेंट आ रहा है अपने मन से जा रहा है, तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है, ये कह रहा है। अगर बेटा कोई टेस्ट चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। पहला पॉइंट समझ में आ गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट बाय द फैराडे। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया, या इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया, तो एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्या था भाई, फैराडे। कौन किसने दिया था, फैराडे सर ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा सभी को, क्लियर है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है, इंटेंसिटी का मतलब है कितना ज्यादा अट्रैक्ट करता है या कितना कम अट्रैक्ट करता है, मतलब वैल्यू उसकी बताना है। क्या बताना, वैल्यू। तो इसका क्या होता भाई, इसे बेसिकली ध्यान दो पहले, इज इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू नॉट, जहां पर एफ क्या बेटा आपका फोर्स है और क्यू क्या होता है, क्यू को बोलते हैं आप टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज और क्या हो गया, ये फोर्स हो गया, ठीक है। अब सुनो, तो इज इक्वल टू हो गया एफ बाई क्यू नॉट, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ बाई क्यू नॉट हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी। हाँ, अब आगे सुनो, आगे सुनते हैं तुम्हारे पास क्या मिलता है, सुनो। अगर डेफिनेशन देख लेते पहले, कहते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by the unit positive charge placed at that point। क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं कह दूं इफ Q नॉट इक्वल टू 1, यूनिट क्या होती है, कूलाम। 1 को फिजिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, यूनिट बोलते हैं। अगर बेटा Q नॉट की वैल्यू 1 हो जाए, Q नॉट की वैल्यू 1 हो जाए, इसका मतलब क्या समझ में आया कि भाई अगर ये 1 हो जाएगा तो E इक्वल टू कितना निकल के आएगा, F निकल के आएगा। E इक्वल टू क्या निकल के आएगा भाई, F निकल के आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है वही क्या है, फोर्स है। किसका फोर्स है, यूनिट चार्ज पर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, वो यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स है। यूनिट चार्ज पर लगने वाला क्या है, फोर्स है। बात समझ में आई, मतलब चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम कर लो, तो 1 कूलाम पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा यूनिट टेस्ट चार्ज द्वारा, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आई बात समझ में। देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, कहता है द फोर्स, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ भाई द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये कैसा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर प्लेस हो तो वहां पर क्या जितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बात क्लियर हो गई होगी, बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। क्लियर है, चलो देखते बेटा इसकी यूनिट देख लेते हैं हम लोग, और जरा ध्यान दो। इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, एफ अपान क्यू नॉट। इज इक्वल टू क्या पढ़ा, एफ अपान क्यू नॉट। अगर हम इसके यूनिट की ध्यान दें बेटा, इसकी यूनिट क्या होगी भाई, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज क्या होती है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम, चार्ज की कूलाम, फोर्स की न्यूटन। अच्छा क्वांटिटी की बात कर लेता हूं, तो इसकी क्वांटिटी क्या होती है जरा ध्यान दो। तो इसकी क्वांटिटी होती है भाई वेक्टर। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अगर इसकी आप डायमेंशन निकालना चाहो वो भी निकाल सकते हो। डायमेंशन कैसे निकालेंगे बेटा, बताओ। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है भाई, MLT-2 अपान चार्ज कितनी बताया था, 80। क्या बताया था, 80। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, MLT की पावर यहाँ 1 लिखा है, ऊपर जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 2 ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। ए है, ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर माइनस का 1। बात समझ में आ गई। तो क्या डायमेंशन आ गई, ML क्या आ गई भाई, MLT
की पावर -3 a की पावर -1, ये डायमेंशन आ गई। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब बात आती क्वांटिटी वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या? डायरेक्शन भाई। वेक्टर का मतलब डायरेक्शन होनी चाहिए इसके पास। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी? जरा ध्यान दो बेटा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज अगर है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर होती है? आउटसाइड होती है। पॉजिटिव चार्ज से कहाँ पर होती है? आउटसाइड। आई बात समझ में? पॉजिटिव चार्ज से कहाँ होती है भाई? आउटसाइड होती है। और अगर निगेटिव चार्ज लिखा हुआ है तो निगेटिव चार्ज से कहाँ पर होती है? इनसाइड। निगेटिव चार्ज से होती है इनसाइड और पॉजिटिव चार्ज से होती है आउटसाइड। बात समझ में आ रही होगी। तो एक आउटसाइड है और क्या है? इनसाइड है। क्लियर है? एक आउटसाइड हो गई और क्या हो गई? इनसाइड हो गई। पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड पर, नेगेटिव चार्ज से इनसाइड पर। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई डाउट है? नहीं ना? चलें आगे। चलो अब आगे चलते हैं। तो आगे चलते बेटा हम लोग, तो आगे क्या मिलता है समझो। इतनी बात समझ में आ गई भाई? सभी लोग उसको नोट कर लेंगे। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है? नहीं ना? चलो नोट कर लो। आगे चलते हैं। आगे बात करते बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे? अब समझो क्या किया भाई। देखो ध्यान दो, हमने क्या किया बेटा, यहां पर एक कोई चार्ज ले लिया। तो हमने कहा ये चार्ज कितना हमारे पास है? क्यू। अगर ये क्यू चार्ज है तो ये क्यू चार्ज क्या करेगा? अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा बेटा, सिंपली करेगा। तो हमने कहा इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट का नाम O है और इस पॉइंट का नाम क्या है? P है। इस पॉइंट P पर हमने यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया। अच्छा, टेस्ट चार्ज क्यों लेकर के आओगे? किसी का फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए क्या लेकर के आओगे? टेस्ट चार्ज लेकर के आओगे। टेस्ट चार्ज क्यों लाते हैं? किसी का फोर्स एक्सपीरियंस करना होता है। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग लेकर के आ गए, एक टेस्ट चार्ज लेकर के आ गए। अब इस टेस्ट चार्ज को हमने कहा कितनी डिस्टेंस है बेटा इसकी? तो हमने कहा r डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितनी है इसकी? r डिस्टेंस पर है। ठीक है, जब ये r डिस्टेंस पर है तो यहां पर फाइंड क्या करना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो क्या है इस क्वेश्चन में बेटा? लेट, क्या किया भाई? लेट आ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O पॉइंट पर रखा है एंड अ टेस्ट चार्ज इज एट पॉइंट P where we determine हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। where we determine the electric field at distance of r from charge q। आ गई बात समझ में? क्यों चार्ज से हमें पॉइंट P पर क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्लियर है? बात क्लियर है? थोड़ा सा लिखा जाता है, थोड़ी सी बातें क्या करेंगे हम लोग? लिख लेंगे। ठीक है, अगर ध्यान दो बेटा, अगर दो चार्जेस हैं, इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट द r डिस्टेंस देन अ फोर्स विल बी एक्ट बिटवीन देम। दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो बाई कूलॉम्स लॉ। अच्छा, कूलॉम्स लॉ क्या कहता था भाई? F इक्वल टू होता था K फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज अपान क्या होता था? डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू K क्यू नॉट अपान क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो ये क्या आ गया हमारे पास? कूलॉम्स लॉ आ गया बेटा। अब जब कूलॉम्स लॉ आ गया तो हमें फाइंड क्या करना है? ये तो फोर्स आ गया, ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो पता चला इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा भाई? F इक्वल टू K क्यू नॉट अपान R स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, हमें फाइंड क्या करना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इंटेंसिटी
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या है बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा ध्यान दो। इसे हम लोग क्या करते हैं, ई से डिनोट करते थे। ई इक्वल टू होता था एफ अपान क्यू नॉट होता था। अब बताओ एफ की वैल्यू कितनी आ गई थी, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, इंटू क्या लिखा हुआ है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट लिख दो। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दो। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, आगे हमारे पास ई इक्वल टू क्या आ गया भाई, के क्यू अपान आर स्क्वायर। और यही क्या है आपका, यही होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ई इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर क्या होता भाई, ई इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। और के की वैल्यू आपको पता ही है बेटा क्या होती है, के की वैल्यू क्या होती है 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये भी बोल सकते हो, बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर सभी को, कोई डाउट है नहीं ना? तो चलें आगे बेटा, हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास अब थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान देते हैं यहीं पर। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, नोट कर लिया। चलो आगे क्या आया भाई, इज इक्वल टू आया के क्यू अपान क्या आ गया है आर स्क्वायर। इज इक्वल टू आ गया है के क्यू अपान आर स्क्वायर। अगर यहाँ से जरा ध्यान दो तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, और जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा 1 अपान आर स्क्वायर है ना, दिख रहा है। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ पे ग्राफ देखा जाए तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करेगा, तो चार्ज इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इनके अगर इसका मतलब इन्वर्सली है, आर इंक्रीज करेगा तो ई क्या करेगा, डिक्रीज। वो आर डिक्रीज करेगा तो ई क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। तो अगर आर और ई के बीच का ग्राफ तैयार करें बेटा हम लोग, तो ग्राफ हमेशा कैसे होगा, कुछ ऐसे ग्राफ बनता है। आई बात समझ में, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक ग्राफ और आपसे ऐसे ही पूछ लेता है, जरा ध्यान दो, बहुत चालाकी से साथ पूछता है। ये इन्वर्सली का ग्राफ होता है और ये किसका ग्राफ होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। ये मान लो हमारे पास क्या है, क्यू है, और ये क्या हमारे पास है, ई है। अगर डायरेक्टली ग्राफ बनाना होता है तो कुछ इस तरीके से बनता है। ये किसका ग्राफ है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है, ठीक है। किसका होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। क्लियर है, कोई डाउट है नहीं ना? चलो अब सुनो, अब यहां पर कभी कभी क्वेश्चन आपको दे देता है 1 अपान आर लिख देगा और यहां पर लिख देगा ई। तो अब जो है इसका ग्राफ आपको स्ट्रेट बनेगा। देखो ध्यान दो, यहां पर अब की ये का पूरा एक फंक्शन मान लिया इन्होंने, तो अब इस फंक्शन का स्क्वायर कर दिया। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर का स्क्वायर कर दिया। तो अगर ये इसकी पूरी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये भी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज। अगर ये पूरी वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ये भी वैल्यू क्या करेगी बेटा, आपकी डिक्रीज करेगी। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ को भी तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ग्राफ हो गया। बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है, क्लियर है सभी को, कोई डाउट है? चलो आगे चले बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है बेटा, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ना है। बट किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस, मल्टीपल ऑफ चार्जेस मतलब कई सारे चार्ज हों, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें। कई सारे चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ध्यान दो भाई, क्या करना होता है। मान लो बेटा इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पॉइंट का नाम है P, और यहां पर एक चार्ज रखा है Q1, यहां पर रखा है Q2, यहां पर Q3 और यहां पर क्या रखा है Qn। तो अभी बताओ इसके बीच की डिस्टेंस कुछ होगी, हमने कहा चलो R1 है। इसके बीच की डिस्टेंस हमने बेटा कहा R2 है। इसके बीच की डिस्टेंस R3 है।
और इसके बीच की डिस्टेंस RN है। कितनी है? RN है। R1 R2 R3। अब कहता क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया E1, इसकी भाई E2, इसकी हमने E3 मान लिया और इसकी मान लिया क्या? E4। E4 क्या? En मान लो। E1 E2 E3 E4 En कहाँ तक आ गई? यहाँ तक En तक आ गई। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब सुनो बेटा, आगे की कहानी सुनो जरा। तो कहता क्या है, कहता कि जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा E है, तो जो E होगा, E नेट जो होगा वो क्या होगा? E1 वेक्टर और प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर का क्या होता है? सम होता है। इसका मतलब क्या होता है? वेक्टर सम होता है। कैसा होगा भाई? वेक्टर सम होगा। जिस तरीके से आपको फोर्स में पढ़ाया था, किस में पढ़ाया था भाई? फोर्स में पढ़ाया था। F इक्वल टू F नेट इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट 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 कहाँ तक? Fn वेक्टर, है ना? अप टू सो ऑन Fn वेक्टर पढ़ाया था। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर भी कहानी होगी बेटा। अगर जरा ध्यान से देखो, अगर यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं E1 वेक्टर और E2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनाएंगे? 180 बनाएंगे जा करके। तो यहां पर E नेट जो निकल के आता था वो कितना होता था? E1 माइनस E2 निकल के आता था। याद है कि नहीं है? और अगर सेम डायरेक्शन में है E1 और E2 अगर सेम डायरेक्शन में है, तो जो E नेट निकल के आता था वो कितना आता था? E1 प्लस E2 निकल के आता था। याद होगा आपको। और अगर बेटा केस नंबर 3 में अगर E1 है और ये E2 है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो E नेट निकल के आता था वो कितना होता था? अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस क्या होता था? E2 स्क्वायर। E1 स्क्वायर प्लस क्या होता था भाई? E2 स्क्वायर। तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये होता था E1 स्क्वायर प्लस क्या होता था? E2 स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है सभी को? कोई डाउट है? नहीं ना? अभी क्वेश्चन इस पर हम लोग आगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होने में, ठीक है? कोई परेशान होने की बात नहीं है। क्लियर? या ध्यान से देखो। अच्छा, अगर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ही पता हो तो E इक्वल टू क्या होता है? E1 की वैल्यू क्या होगी? K Q1 अपान R1 स्क्वायर प्लस K Q2 अपान R2 स्क्वायर प्लस K Q3 अपान R3 स्क्वायर प्लस टिल टू K Qn अपान Rn का स्क्वायर। तो इस तरीके से भी क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग? रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। आ गई बात समझ में भाई? क्लियर हो गई बातें? चलें आगे। चलो अगला चलते बेटा। अगली बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ध्यान दो। एक्चुअली मैं बताऊं तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कैसी? इमेजिनरी लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस हैं जो क्या बताती हैं? जो बताती हैं आपको भाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines which denote the direction of the electric field. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगे, है ना? ठीक है, चलो क्लियर है? पढ़ाई मजा आ रही है कि नहीं आ रही भाई? हैं? पढ़ाई करते रहो ना। पढ़ाई भाई मन लगा के करना है ना? 12th का बोर्ड है, इससे आपका बहुत कुछ होने वाला है ना? तो पढ़ाई करते रहेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे। ठीक है? ठीक है, उड़ान तो भरनी है ना? उड़ान तो भर ही लिया आपने, उड़ान तो भर ही लिया है। अब चाहे जितनी बार गिरना पड़े, आपका एक सपना भी होगा, है सबका अपना एक सपना होता है। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे IAS बनना है, मुझे CA बनना है। मतलब हर एक का क्या होता है? अपना एक सपना होता है, उस सपने को भी पूरा करना है। तो उड़ान तो भरनी है, चाहे जितनी बार गिरना पड़े, चाहे जितनी बार गिरना पड़े।
सपने को पूरा करने के लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, मतलब चाहे यारी दोस्ती हटानी पड़े, चाहे बाहर मत जाना पड़े, चाहे निमंत्रण में ना जाना पड़े, सब कुछ भूलना है, लेकिन सपना अपना पूरा करना है ना। तो दुनिया में वही सक्सेस है। सक्सेस हम उसी को मानते हैं जो उसने अपने सपने को पूरा किया है, जो आज सक्सेस हुआ है। मेहनत आप चाहे जितनी करें कोई मायने नहीं रखती है, आपकी सफलता ही आपका कोहराम मचाती है ना। तो सफलता आपका कोहराम मचाएगी, बट साइलेंट होकर के बस मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, तो ये था बेटा। डिफिनेशन जरा देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन जर्नल इज द कर्व drawn in such a way that the tangent to at each point is the direction of the electric field at that point. A electric field lines is an space curve या फिर a curve in the 3 dimensions। समझो क्या है कहने का मतलब। मान लो ये कोई हमारे पास कर्व है बेटा, इस कर्व पर मैंने एक टेंजेंट ड्रा कर दिया, ये टेंजेंट ड्रा कर दिया, तो ये किसकी डायरेक्शन बताएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर मान लो ये ड्रा कर दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, अगर ये ड्रा कर दिया तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो ये क्या बताती हैं? किसी भी कर्व पर जो पॉइंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। जो टैंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिनोट करेगा। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ नहीं है, इमेजिनरी लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब सुनो सिंपली, मान लो हमारे पास ये कोई चार्ज है, ये क्या बेटा हमारे पास कोई एक चार्ज है। मान लेते हमारे पास ये कोई चार्ज है, मान लो मैग्नेट देखा ना, तो ये मैग्नेट होता है, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल। तो ये अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यहां पर कोई अनदर मैग्नेट लाने पर क्या करता है? अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है। जब ये अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है, इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है कि ये जो है बेटा, ये जो है यहां पे कुछ है, यहां पर कुछ है, और यहां पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। कौन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। आई बात समझ में? कौन है भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो उसी तरीके से चार्ज के अराउंड क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। आ गई बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है और क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। क्लियर? अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की, बात करते हैं बेटा कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहली प्रॉपर्टी समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज। इन द केस ऑफ द सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। मतलब समझो क्या कह रहा भाई? पहला पॉइंट क्या कह रहा है? देखो पहला पॉइंट कह रहा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से कहां की ओर जाती हैं? निगेटिव की ओर। पॉजिटिव से कहां की ओर जाती है भाई? निगेटिव की ओर ट्रेवल करती हैं। अगर सिंगल चार्ज है, मतलब केवल पॉजिटिव चार्ज है, तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी पर क्या हो जाती हैं? एंड हो जाती हैं। इन्फिनिटी पर स्टार्ट होती है फिर इन्फिनिटी पर एंड हो जाती है। सिंगल चार्ज के केस में वो चाहे पॉजिटिव हो या फिर क्या हो? निगेटिव हो। बट अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से चलती हैं और निगेटिव पर एंड हो जाती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट समझो बेटा, tangent to at any point of the electric field lines shows the direction of the electric field that point। अभी बताया ही था। मान लो हमारे पास कोई कर्व है, इस कर्व पर हमने एक टेंजेंट ड्रा कर दिया, तो ये टेंजेंट क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। क्लियर है ना? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 3 कहता है टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर।
वाई intersect to each other because if they intersect then two tangent drawn at that point will represent two direction of the field at that point which is not possible। भाई ध्यान दो, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये आ रही थी, एक ये आ रही थी, क्या हुआ? इंटरसेक्ट कर गई। जब इंटरसेक्ट करी तो ये इधर क्यों निकल रही है, इधर क्यों निकल रही? एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे भी जा लो, आप ऐसे भी जा लो, एक ही डायरेक्शन में, एक ही टाइम पर, एक ही पॉइंट पर आप दो डायरेक्शन में जा नहीं सकते हैं, मतलब पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट ध्यान दो, इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। मतलब पॉजिटिव से जब नेगेटिव निकलती है तो ये क्या होती है? कंटिन्यूअस होती हैं, जिन पर ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूअस क्या होती हैं? निकलती रहती हैं। बात समझ में आ गई? तो ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5 देखते बेटा। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट form the closed loop because of the conservative nature of the electric field। ध्यान दो, बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, और जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होती बेटा ये क्लोज लूप बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप तैयार करती हैं। देखो कहो भाई ये पॉजिटिव से गई नेगेटिव पर क्या हो जाती हैं? एंड हो जाती है ना। तो क्लोज कहाँ हुआ? क्लोज नहीं हुआ। आई बात समझ में? पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव पर क्या हो जाती हैं? एंड हो जाती हैं। क्लियर है? पर पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान दो बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। मतलब कोई सरफेस है तो उस सरफेस पर हमेशा कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस पर क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। अगला पॉइंट ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन द टू लाइक चार्जेस। क्या होता है भाई? टू लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है? बट अट्रैक्शन बिटवीन द टू अनलाइक चार्जेस। टू अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन, और लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट साइडवे प्रेशर टू द रिप्रेजेंट रिपल्सिव बिटवीन द टू लाइक चार्जेस। अरे सिंपल सी बात भाई, लाइक चार्ज क्या करते थे? लाइक चार्जों के बीच में क्या होता है? लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है भाई? रिपल्सन होता है ना। और अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है बेटा? अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है भाई? क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ये तो बात पता सभी को, अट्रैक्शन भी होता है और क्या होता है? रिपल्सन होता है। क्लियर इतनी बातें? कोई डाउट है? नहीं ना? चलो आगे चलते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई भाई? ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? हाँ, एक प्रॉपर्टी और समझ लो, प्रॉपर्टी नंबर 6, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? क्लोज हैं। देखो यहां पर क्या है? सब क्लोज हैं, पास पास हैं। तो यहां पर जब क्लोज होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा? स्ट्रांग होगा। और जहां पर फार होंगी, फार मतलब डिस्टेंस वाला है, वहां पर कैसा होगा? वीक होगा। अब मान लो भाई यहां पर मान लो क्या है? ये दूर दूर है, तो यहां पर कैसा होगा? वीक। यहां पर कैसा होगा? वीक होगा। क्या? ई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? वीक होगी। और यहां पर मान लो अभी पास पास है बेटा, क्लोज हैं,
जब क्लोज होंगी तो यहां पर कैसा होगा, स्ट्रांग। कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। कौन, ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, स्ट्रांग होती है। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ध्यान दो, एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं हम लोग कुछ। न्यूमेरिकल नंबर 1, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ द चार्ज। क्या दे रखा है, चार्ज। ये क्या दे रखा है बेटा, क्यों दे रखा है। क्यों की वैल्यू कितनी दे रखा है भाई, 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम। और क्या दे रखा है, एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स F फाइंड कर दिया गया है 2.25 न्यूटन। ठीक है, फाइंड क्या करवा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं भाई हम लोग किससे, ई से। तो बेटा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/Q, नॉट पढ़ाया था। तो F की वैल्यू आप रख लो 2.25 अपान Q नॉट की वैल्यू कितनी है भाई, 5 × 10⁻⁻⁴। देखो यहां से पॉइंट डिजिट हटाओगे तो यहां कितना आएगा, 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो मतलब 10⁻² आ जाएगा। 5 से काट दो, 5 4 जा, कितना कैरी बचा भाई, 2 बचा, 5 5 जा 25। तो यहां पर कितना आ गया बेटा, 45 × देखो 10⁻⁻⁴, 10⁻+2, तो 10⁻⁻2 बचेगा। -2 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कितना आ गया भाई, ये E इक्वल टू कितना आ गया, 4500 न्यूटन पर कूलम। तो ये आ गई इसकी वैल्यू, कितनी आ गई भाई, 4500 न्यूटन पर कूलम। बात क्लियर हो गई होगी भाई, कोई डाउट है यहां पर, नहीं ना, ठीक है। चलो चलते हैं आगे बेटा, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान दो, बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ भाई, ध्यान दो। अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो ध्यान दो, इस टाइप वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो। मान लो हमारे पास क्या बेटा, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पढ़ाया था आपको ऐसे क्वेश्चंस। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, A B, और इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, C। अगर ये इक्विलेटरल है तो इसका मतलब हमने कहा ये साइड A है, ये भी A है और ये भी कितनी होगी, A होगी। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है E नेट एट C, पॉइंट C पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। देखो अभी थोड़ी समय पहले बताया आपको भाई, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होती है, आउटसाइड, और निगेटिव चार्ज से कहां पर होती है, इनसाइड। पॉजिटिव चार्ज से होती है आउटसाइड, निगेटिव चार्ज से होती है इनसाइड। इतनी बात तो सबको पता है, ये तो पता ही है ना, क्लियर है। अच्छा अब ध्यान दो, इस पॉइंट C पर कौन कौन डेवलप करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी, एक A करेगा और एक कौन करेगा, B करेगा। एक A करेगा और एक B करेगा। तो हमने चलो B से देखा, तो B कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से कहां पर होती है, आउटसाइड, तो आउटसाइड यही तो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन C, और ड्यू टू क्या लिख दिया इसको, B, और इसे हमने नाम क्या दे दिया, E1 नाम दे दिया। चलो क्या नाम दे दिया, E1, ठीक है। अब अगला, इसी पर ये भी जनरेट करेगा, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर होती है, आउटसाइड, इसका नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन C ड्यू टू A, ठीक है, ड्यू टू A नाम दे दिया। क्लियर है यहां तक। अच्छा बेटा सुनो आगे, आगे सुनो जरा। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, यहां पर जरा ध्यान से देखो एक चीज, क्या ध्यान देना अभी, कि इसे नाम दे दिया हमने E2, E1 निकालो जरा। E1 क्या है, C पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, तो ये है फार्मूला, क्या होता है, KQ अपान क्या होता है, डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी है, A² हो जाएगा। इसी तरीके से E2 निकाल लो भाई, E2 ये वाला है हमारा, तो हो जाएगा K चार्ज है Q अपान A²। अगर आप ध्यान से देखो तो E1 बेटा और E2
दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं। E1 E2 इज इक्वल टू हमने क्या बोला, के क्यू अपान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अरे भाई सभी इक्वल ही है हमारे पास, के क्यू अपान ए स्क्वायर, सब क्या है, इक्वल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ रही बात है। अब सुनो, अब बताओ फार्मूला कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। इनका एक फार्मूला होता है भाई, ई नेट इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट E1 स्क्वायर और प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कास थीटा। तो बताओ ध्यान दो, ई नेट इक्वल टू अंडर रूट E1 की वैल्यू बेटा कितनी है, E, तो E स्क्वायर हो जाएगा। चलो E2 की वैल्यू कितनी है, E स्क्वायर कर लो प्लस 2, E1 की वैल्यू E, E2 की वैल्यू E कास थीटा। थीटा को क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द, थीटा इज द एंगल बिटवीन द E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, इसके बीच का एंगल यही तो है हमारे पास, थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, जरा ध्यान दो भाई, ये 60 ये 60, तो ये भी कितना 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी एंगल सेम होंगे। ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं आप, cos 60 लिख सकते हैं। और ये बताओ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2E स्क्वायर प्लस 2E इंटू ई स्क्वायर, और cos 60 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ई नेट इक्वल टू अंडर रूट 2E स्क्वायर और प्लस ई स्क्वायर बचेगा बेटा, कितना आ गया, ई नेट इक्वल टू अंडर रूट 3E स्क्वायर। अंडर रूट जब बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। ई स्क्वायर जब बाहर आएगा तो कितना आएगा, ई आ जाएगा। तो अब बताओ ई की वैल्यू है कितनी, बताया था भाई अभी, ई की वैल्यू ध्यान दो कितनी है, के क्यू अपान ए स्क्वायर, हो जाएगा के क्यू अपान ए स्क्वायर। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से रिजल्टेंट आप फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है बेटा। बताया था आपको, बताया था ऐसे क्वेश्चंस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में भी बताया था आपको, ऐसे क्वेश्चंस कराए थे ना। तो चलो भाई नोट कर लो, समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर है सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दो, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। चलो यहां पर मैंने माइनस क्यू चार्ज कर दिया, यहां पर प्लस क्यू चार्ज कर दिया, ठीक है, या इसको प्लस क्यू रखा, इसको मैंने माइनस क्यू कर दिया। अब ए है, ये सी है और ये बी है, ठीक है, वही काम है, ये बी हो गया, ये ए हो गया। चलो ठीक है, बात तो वही होगी ना, ध्यान दो, ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, काम वही बेटा। ई नेट फाइंड करना है, कहां पर, एट पॉइंट सी पर, सी पर फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, ध्यान दो, इस पॉइंट पर फाइंड करना है, ठीक है। अब ये बताओ ये कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज से कहां पर होती है, आउटसाइड, ई ऑन सी ड्यू टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू बी आ गया। अब ये कैसा है, निगेटिव, तो निगेटिव साइड से क्या होती है, उसकी ओर होती है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू टू क्या हो जाएगा, ए। बात समझ में आई। इसका नाम मैंने क्या E1 दे दिया और इसका नाम क्या दे दिया हमने, E2 दे दिया, E1 और E2। तो बस देखो दोनों कुछ चेंज थोड़ी हुआ है, दोनों E1 E2 लास्ट वाले क्वेश्चन जैसे तो होंगे, तीनों इक्वल हैं, कितने, के क्यू अपान ए स्क्वायर, क्योंकि ना डिस्टेंस चेंज हुई और ना ही चार्ज मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ। साइन में भले ही चेंज हो गए बट मैग्नीट्यूड में चार्जेस चेंज नहीं हुए, तो हमें क्या रखना होता है, मैग्नीट्यूड प्लेस करना होता है। तो भाई बताओ इनके बीच का एंगल कितना है, अब एंगल चेंज हो जाएगा, बस एंगल देखो, ध्यान दो बेटा, ये टोटल एंगल कितना होता है, 180 होता है। आपको पता है इतना एंगल कितना है, 60, तो ये बताओ ये बचा वाला कितना होगा भाई, बचा वाला कितना होगा, 120 होगी, नहीं होगा, तो बस क्या रखना है, 120 रख देना है। तो ई नेट इक्वल टू क्या कर दोगे भाई,
अंडर रूड, फार्मूला क्या होता था बेटा, E1 स्क्वायर, E1 के प्लेस पर क्या रखोगे, E, तो E स्क्वायर और प्लस E स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कास थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 120, तो अंडर रूड E स्क्वायर 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर इंटू कास 120 की वैल्यू होती -1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ई नेट इक्वल टू अंडर रूड क्या हो जाएगा 2E स्क्वायर प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस, माइनस का E हो जाएगा बेटा, तो ई नेट इक्वल टू ध्यान दो, तो हो जाएगा E स्क्वायर अंडर रूड में आ जाएगा, E स्क्वायर बाहर आएगा तो E आ जाएगा, तो ई नेट की वैल्यू बेसिकली कितनी आ जाएगी भाई, E, और E की वैल्यू कितनी है KQ/A स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। तो बात समझ में आ गई। अब आपको एग्जाम में यहाँ पर वैल्यू दे देगा, A की वैल्यू दे देगा, Q की वैल्यू दे देगा और इसकी वैल्यू दे देगा। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ बेटा, बताया था आपको भाई, ऐसा ही क्वेश्चन सेम आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दो बेटा, E इक्वल टू, मान लो हमारे पास क्या है, ये एक स्क्वायर है, इसका नाम A है, इसका नाम B, C और इसका नाम क्या है D, इसकी साइड A और इसकी साइड भी कितनी है A, सबकी साइड है A, ठीक है। इस पॉइंट P पर फाइंड करना है, यहां पर प्लस क्यों है, यहां पर प्लस क्यों है, यहां पर भी क्या है प्लस क्यों, ये हमारे पास चार्जेस प्लेस है। हमें फाइंड क्या करना है, ई नेट फाइंड करना है एट B पर फाइंड करना बेटा, कहां पर B पर फाइंड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझो। अच्छा सुनो, इस पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगी, 3, एक A से, एक D से और एक C से। तो C से देखा जाए, C कैसा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से कहां पर होती है आउटसाइड, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन B ड्यू टू C, ये एक आ गई। A से जरा इसको ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन B ड्यू टू A हो जाएगा, ड्यू टू A भी हो जाएगा। अब किससे होगी, ये भी तो आएगा, ये भी निकाल लो, ये भी पॉजिटिव है। अच्छा अगर ये साइड A है, ये डायगोनल है, तो डायगोनल बताया था हमेशा कितना होता है √2 इंटू साइड, तो √2 इंटू A बन जाएगा, ये डायगोनल है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन B और ड्यू टू कहां से बेटा D, इसको आप E1 लेट कर लो और इसको आप क्या लेट कर लो बेटा E2, और इसको आप क्या लेट कर लो E3, E1 E2 और E3। पहले तो हम E1 E2 और E3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां पे निकाल लिया जाए। चलो ध्यान दो, E1 क्या है आपका, ये वाला है, इसके बीच का, तो क्या हो जाता है KQ/A, ये मतलब डिस्टेंस A स्क्वायर है, इक्वल टू, अच्छा इसी तरीके से E2 निकाल लो, E2 क्या भाई इन दोनों के बीच का है, तो K चार्ज कितना है Q/ डिस्टेंस कितनी है A स्क्वायर हो जाएगा। फिर E3 निकाल लो, अच्छा यहां से E3 इक्वल टू कितना होता भाई, K क्या है इन दोनों के बीच का, चार्ज कितना है Q/ डिस्टेंस कितनी है √2A का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा KQ/√2 का स्क्वायर 2A का स्क्वायर A स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए। अब यहां पर 3 वेक्टर आ गए, कितने वेक्टर आ गए, 3 वेक्टर्स आ गए, और हमें फार्मूला पता है सिर्फ और सिर्फ 2 वेक्टर्स का फाइंड करने का फार्मूला पता है, और यहां पर आ कितने गए भाई 3 वेक्टर्स आ गए। तो अब इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा भाई, इस कंडीशन में करना क्या पड़ेगा, सुनो, इस कंडीशन में पहले हम 2 को सॉल्व कर लेते हैं। पहले 2 को कौन कौन सॉल्व करेंगे भाई, पहले E1 और E2 का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2 फाइंड कर लेते हैं। पहले तो E1 और E2 का रिजल्टेंट ध्यान दो, तो E नेट इक्वल टू, या E1 और E2 का रिजल्टेंट हमने कहा कितना है E4 है, कितना है भाई E4 है। चलो ध्यान दो E4, E1 और E2 के बीच का। अच्छा देखो E1 और E2 मैग्नीट्यूड में क्या है सेम,
तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E इक्वल टू के क्यू अपान ए स्क्वायर, ये तो कहा जा सकता है। हाँ, तो फार्मूला क्या होता था, अंडर रूट E1 स्क्वायर तो मतलब E स्क्वायर प्लस E2 मतलब E स्क्वायर प्लस 2 E1 मतलब E, E2 मतलब E इंटू कास थीटा। और थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है, E1 और E2 के बीच का एंगल देखो जरा कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। तो यहाँ पे रख दो भाई क्या, कास 90। और आपको पता होगा कास 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0। ई स्क्वायर 2E स्क्वायर, और जब 2E स्क्वायर बाहर आएगा रूट से तो रूट 2E स्क्वायर बाहर आएगा तो E आ जाएगा, ठीक है। और E की वैल्यू आपके पास कितनी भाई, रूट 2 के क्यू अपान क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो E4 की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 के क्यू अपान ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये रिजल्टेंट है E4 किसका, E1 और E2 का। तो जो जब मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है तो रिजल्टेंट हमेशा कहाँ जाएगा 20 से जाएगा। तो ये रिजल्टेंट हमेशा कहाँ जा रहा है 20 से, तो E4 आ जाएगा, E4 आ गया। अब E4 और E3 देखो कहाँ है, सेम डायरेक्शन में है। तो अब रिजल्टेंट निकाल लो फिर से, रिजल्टेंट ऑफ E3 एंड E4, E3 और E4 का रिजल्टेंट निकाल लो। तो क्या आएगा भाई, हमने कहा E नेट आएगा। तो सिंपली बता दो, दोनों जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या आता है E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 मतलब E3 प्लस E4 आ जाएगा, E3 प्लस E4। E3 की वैल्यू बेटा कितनी हमारे पास है, ये है देखो के, E3 की वैल्यू यहां पर है ये के क्यू अपान 2A स्क्वायर प्लस E4 की वैल्यू कितनी है भाई, रूट 2 के क्यू अपान ए स्क्वायर। तो हो जाएगा के क्यू अपान ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 अपान 2 प्लस रूट 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ई नेट। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो ई नेट इक्वल टू आ जाएगा के क्यू अपान ए स्क्वायर 1 अपान 2 अंडर रूट 2। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है नहीं ना, समझ में आ रही बातें। चलो, तो ये था एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं इसी पर आपको होमवर्क दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बेटा, एक स्क्वायर है और यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर प्लस क्यू चार्ज है। ये स्क्वायर है ए बी सी और डी, साइड है ए और ये भी कितनी है ए। इसके सेंटर पर फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ई नेट फाइंड करना है एट ओ पॉइंट पर फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क है, ये आप बताएंगे हमें कमेंट करके किसका आंसर कितना आया है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में लिखा हुआ है, क्या कह रहा बेटा, कह रहा था गिवन फिगर शोज ट्रैक द 3 चार्जेस। 3 चार्जेस हैं, एक Q1 है, एक Q2 और एक Q3, मतलब एक पार्टिकल 1 है, एक 2 है और एक 3 है। 3 पार्टिकल्स हैं, ध्यान दीजिएगा। पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस। पहले तो चार्जेस की बतानी वैल्यू, मतलब जो मान लो ये Q1 चार्ज है, ये क्या है, ये वाला Q1 है, ये Q2 है और ये क्या है Q3 है। तो पहला तो पूछा गया है कि फाइंड द Q1 कैसा होगा, Q2 कैसा होगा और Q3 कैसा होगा। पहला क्वेश्चन तो यही आपसे पूछा गया है कि Q1 कैसा होगा, Q2 होगा कैसा और Q3 कैसा होगा। जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर ये पॉजिटिव है, ये ध्यान से देखो कैसा दिख रहा है आपको, पॉजिटिव दिख रहा है। अगर ये बेटा पॉजिटिव है तो डेफिनेटली पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ कौन पार्टिकल्स जाएंगे, निगेटिव वाले जाएंगे, सिंपली बात है। तो इसका मतलब Q1 और Q2 पॉजिटिव की तरफ है, तो इसका मतलब Q1 और Q2 क्या है, निगेटिव है। नहीं बात समझ में आई, Q1 Q2 क्या है, निगेटिव है।
तो समझ में आया, Q1 कैसा है निगेटिव, Q2 कैसा है निगेटिव। और ये अगर निगेटिव है, इस तरफ Q3 है, Q3 निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब Q3 कैसा है बेटा हमारा पॉजिटिव, क्योंकि भाई अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू द ईच अदर। ठीक है, तो निगेटिव प्लेट की तरफ Q3 आया, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और Q1 और Q2 पॉजिटिव तरफ गए, इसका मतलब वो कैसे हैं, निगेटिव है। तो बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा, है ना, पक्का। अभी कुछ और भी पूछा गया, जरा ध्यान से देखो क्या पूछा गया है, व्हिच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज ऑफ द मास रेशियो। पूछा गया किसका मास जो होगा मैक्सिमम होगा, मास रेशियो मतलब चार्ज किसका मैक्सिमम होगा। कह रहा क्यू मैक्स किसका होगा, जरा ध्यान से देखो, क्यू मैक्स किसका होगा, क्यू किसका मैक्सिमम होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, कुछ एक रिलेशन निकाला जाए, जरा ध्यान दो। अच्छा, एक पार्टिकल है तो F इज इक्वल टू एम ए होगा, चार्ज पार्टिकल पर F इज इक्वल टू एम ए फोर्स लगता है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई एम बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, E इज इक्वल टू आपको पढ़ाया था F अपान क्यों पढ़ाया था, तो F इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ई क्यू, F इज इक्वल टू ई क्यू। तो F के प्लेस पर हम लोग क्या ले सकते हैं, ई क्यू अपान क्या ले सकते हैं, ई क्यू अपान, ध्यान से देखिएगा, ई क्यू अपान क्या हो गया, F के प्लेस पर हम ले सकते हैं ई क्यू, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा M। तो ये आ गया हमारे पास A इज इक्वल टू आ गया। देखो, जिसका विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज, तो चार्ज कैसे हाईएस्ट निकाले भाई, हाईएस्ट चार्ज कैसे निकाला जाए, ध्यान से देखो। देखो, सबसे ज्यादा डिस्प्लेस कौन हुआ है, Q3 हुआ है ना, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट देखो किस में दिख रहा है आपको, Q3 चार्ज में दिख रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का कोई रिलेशन निकाला जाए, तो हमें पता है S इज इक्वल टू क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इज इक्वल टू क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियली चार्ज कहाँ पर रहे होंगे, रेस्ट पर रहे होंगे, तो वेलोसिटी हम लोग, अच्छा इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, तो S इज इक्वल टू U हो जाएगा 0, UT प्लस हाफ, A के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, EQ बाई एम, EQ बाई एम लिख सकते हैं, इंटू क्या हो जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा भाई, इंटू T स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से एक रिलेशन आ गया, S इक्वल टू हाफ क्यू ET स्क्वायर अपान क्या बन जाएगा, M। बन गया कि नहीं बनेगा, पक्का है ना। तो अब जरा ध्यान से देखो, जरा क्या आ गया रिलेशन, ये आ गया। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको और इसको कांस्टेंट रिलेट कर लेता हूं, तो Q अपान क्या बन जाएगा, M। जिसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, उसका चार्ज भी क्या होगा, मैक्सिमम। S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, उसका चार्ज भी क्या, मैक्सिमम। तो डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा किसका है, Q3 का है ना, तो चार्ज भी किसका मैक्सिमम होगा, Q3 होगा। इसका मतलब क्या, चार्ज ऑफ Q3 विल हाईएस्ट। बात समझ में आ गई, हाईएस्ट चार्ज किसका होगा, Q3 का होगा, हाईएस्ट चार्ज किसका होगा, Q3 का। क्यों, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपके, बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया, पक्का। चलें आगे भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, जरा पढ़ लो भाई क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा आपसे, कह रहा है अ कंडक्टिंग आयरन बॉल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर हैज अननोन चार्ज, हैज द अननोन चार्ज। क्या बोल रहा है भाई, देखो एक क्या है, कंडक्टिंग आयरन बॉल है, तो बॉल हमारी स्फीयर जैसे रही होगी ऐसे, इसकी रेडियस कितनी बेटा हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है,
तो ये भी रेडियस होगी, ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब इसके सेंटर से, ये सेंटर है, इसके सेंटर से 30 सेंटीमीटर पर, कहां पर भाई 30 सेंटीमीटर पर हमने कहा एक पॉइंट क्या है, P है मान लो। सेंटर ऑफ द मेटल बॉल इज, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो बेटा कितनी है, ये दी गई है आपको, कितनी 10 की पावर 3 लिखा हुआ है, 3 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है एंड द पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड्स, देन व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द बॉल। क्यों फाइंड करवा रहा है, क्या फाइंड करवा रहा है, क्यों फाइंड करवा रहा है। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो हमें पता है E इक्वल टू होता है KQ अपान R स्क्वायर। तो बताओ बेटा Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा ER स्क्वायर बाई K। तो Q इक्वल टू E की वैल्यू बताओ कितनी भाई, 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू R की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स लिख दो भाई इसको। ठीक है, अपान क्या होता है, K की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9। अब बताओ यहां देखो, 3 10 जा, 3 3 जा, 3 10 जा, ये आ गया। अब सुनो आगे, तो Q इज इक्वल टू, ऊपर से कुछ न्यूमेरिकल में बचा नहीं, 3 बचा केवल, 3 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर, ये भी 1 लिखा हुआ है, ये भी 1 लिखा हुआ है, तो 3 4 5, 10 की पावर 5, 10 की पावर -2 माइनस का 4, ये नीचे प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 9। तो Q इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, यही आ जाएगा। 5 से कहे भैया इधर कहे तो कितना बचा 1, तो हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम। सॉल्व कर लो भाई, 9 4 13 और 13 से गए भाई 5, 13 से गए 5, तो कितना बचेगा 10 की पावर -8 बचने वाला है। क्लियर हो गई बात, ये समझ में आ गया भाई न्यूमेरिकल, कोई डाउट है नहीं ना, चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 नहीं भाई, क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है, भूल गया मैं, लिखा भी नहीं इन लोगों ने। ठीक है कोई बात नहीं। देखो बेटा, करा 2 पॉइंट चार्जेस +Q एंड +4Q। ठीक है, जैसा कह रहा वैसा बना लेते हैं हम लोग, इधर बना लेते हैं। ये हमारे पास +Q चार्ज है, ये हमारा बेटा +Q चार्ज है, और इधर क्या हमारा +4Q चार्ज है। ठीक है, हाँ ठीक है। आर सेपरेटेड बाई आर डिस्टेंस ऑफ 6a, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई 6a है। जैसा कह रहा है बेटा वैसा करते चलते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 6a है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। कह रहा किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0 होगी। मैंने समझाया आपको, या तो इधर होगी बेटा, या फिर इधर होगी, या फिर यहां कहीं पर होगी, बीच में 3 ऑप्शन है, या तो लेफ्ट साइड, या फिर राइट साइड, या फिर मिड में। ठीक है, क्लियर। चलो बताते हैं भाई, सॉल्व करते क्वेश्चन को। ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है ना। आओ देखो, कब 0 हो सकता है, जब हमारे पास कहां पर हो बेटा अपोजिट डायरेक्शन में हो। कब 0 हो सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा, जब E हमारा कैसा हो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है 0 हो सकता है। क्या हो भाई, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो बताओ अपोजिट डायरेक्शन हमें ढूंढना है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर रखूं तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से आउटसाइड, ये भी पॉजिटिव है, इससे भी आउटसाइड, सेम डायरेक्शन में आ गए। ये बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव से आउटसाइड, ये भी पॉजिटिव आउटसाइड, यहां पर भी समझ में नहीं आ गया।
यहां पे नहीं पॉसिबल है, यहां पर हो सकता है। तो जरा ध्यान से देखो क्या यहां पर कैसे हो सकता है। बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से कहां पर होती है, आउटसाइड, तो हमने कहा ये E1 है। ये कैसा है, निगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव ये भी है, तो पॉजिटिव से भी क्या होती है, आउटसाइड, तो इसका नाम क्या दे दिया, E2। देखो यहां पर 180 बनाना, इसका मतलब यहां पर E नेट की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, और E नेट 0 होगा मतलब क्या है, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूं E1 इक्वल टू बेटा E2। आई बात समझ में। हमने कहा इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, A, तो बताओ इतनी कितनी होगी, अरे यार A ना ले लो, X ले लो, इतनी डिस्टेंस हमने कहा X है, इतनी कितनी होगी, 6A माइनस एक्स, क्या होगी, 6A माइनस एक्स होगी। बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो ध्यान दो, पहले तो हम E1 निकाल लेते हैं। E1 इक्वल टू E2 करो भाई। E1 क्या बेटा, ये इसके से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, X है, तो क्या हो जाएगी, K क्यू अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू K, इसके बीच का बेटा कितना होगा, 4Q, कैपिटल वाला क्यू है, क्या है, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू लिख लो, अपान क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है इसके बीच की, 6A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भाई K से K कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो भाई, कर दो भाई, तो हो जाएगा 6A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका इधर कर दो तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। तो जरा इस इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट आ जाएगा, 6A माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4x स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो यहां से आ गया 6A माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट से 4 बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, x स्क्वायर बाहर आएगा तो x आ जाएगा, ठीक है। तो 6A माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, सॉरी क्या आ जाएगा 2x, ये इधर ले जाओ तो 6A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x, 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 2A आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2A आ गया। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब कितने डिस्टेंस पर होगा, 2A डिस्टेंस पर कितनी होगी, 0 हो जाएगी, 2A डिस्टेंस पर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए बेटा देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ जरा ध्यान से देखेंगे इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा जरा, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस, क्या कह रहा भाई, 2 पॉइंट चार्जेस Q इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, Q इज इक्वल टू, मैं फिगर बना लेता हूं अलग, ध्यान दो, मैं फिगर अलग बना देता हूं। ये कह रहा है एक चार्ज है QA, ठीक है, और इसका वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, और माइक्रो मतलब आप लोग जानते हैं 10 की पावर माइनस 6 होता है, ठीक है। अच्छा, आर लोकेटेड एट द 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन द वैक्यूम, 20 सेंटीमीटर, ये क्यों भी दे रखा है आपको, क्यों भी कितना दे रखा है बेटा आपको, -3 माइक्रोकूलम, क्यों भी वैल्यू दे रखा है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी भाई, इसके बीच की बताया गया है 20 सेंटीमीटर है। देखिएगा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। अपार्ट इन द वैक्यूम व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फाइंड करनी है, ठीक है। ध्यान दो, इसका नाम A है और इसका नाम क्या है, B है। इसका मिड पॉइंट ले लो भाई, पहले इसका मिड पॉइंट हमने कहा है C है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो बेटा डेफिनेटली ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, टोटल है 20, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 10 और ये भी कितना होगा 10 होगा। अब इस पॉइंट पर क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होती है, आउटसाइड, और निगेटिव चार्ज से कहां पर होती है, इनसाइड। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, निगेटिव चार्ज से इनसाइड। और एक चीज ध्यान दो, आपको एक वेक्टर लॉ बताया था, ई नेट इक्वल टू, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों का समिशन हो जाता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों का क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर सेम डायरेक्शन में है, डायरेक्शन क्या है सेम है, तो ऐड कर लो भाई,
और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो बताओ अपोजिट डायरेक्शन में एंगल कितना बनता है 180। आपको एक वेक्टर फॉर्म पढ़ाया गया था आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो उसी फार्मूले से ये भी आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना अगर सेम डायरेक्शन तो सम, अगर अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस। ठीक है, अब सुनो, इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगी बेटा, एक कौन जनरेट करेगा ए और एक जनरेट करेगा बी। बताओ अगर इस पॉइंट पर देखा जाए ए से, ये कैसा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां होती है आउटसाइड, तो ये आउटसाइड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी और ड्यू टू कैसे ए। ठीक है, अब दूसरी ध्यान दो, ये कैसा है निगेटिव, कैसा चार्ज है ये निगेटिव चार्ज है, हाँ निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज से कहां पर होती है इनसाइड, इनसाइड ये आ गई इनसाइड, ये बी पर है नहीं सी पर है और किसके रीजन से, ये सी पर है और ड्यू टू बी। अब देखो दोनों कहां पर हैं सेम डायरेक्शन में, दोनों कहां पर हैं सेम डायरेक्शन में, और जब सेम डायरेक्शन में हैं जो ई नेट होगा वो क्या कहेगा भाई, कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू टू बी। बात समझ में आ गई, दोनों क्या होने वाला है समिशन होने वाला है। तो ई नेट इक्वल टू, अब बात आती सी ए निकाला कैसे जाए भाई, तो ई इज इक्वल टू फार्मूला आपको पढ़ाया के क्यों, तो बताओ ए पर कितना चार्ज है 3 माइक्रो कूलम है, 3 माइक्रो अपान क्या होता है आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, उस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो कर दो भाई 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा सी ए हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3k म्यू अपान, बताओ 10 का स्क्वायर 100 और 100 मतलब 10 की पावर 2 और 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4 हो जाएगा बेटा। तो बेसिकली ई सी ए कितना आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखते रहेंगे 3 इंटू के की वैल्यू कितनी होती भाई 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -6 अपान, ये कितना बचेगा 10 की पावर -2 बचने का वाला है। अरे भाई -4 से +2 जाएगा तो कितना बचेगा -2 बचेगा। तो ई सी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा ये भाई, इंटू ये 9 है और ये 6 है, तो ये बचेगा प्लस का 3 और ये प्लस का 3 हो जाएगा, इंटू ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो बेसिकली ई सी ए कितना आ गया, जगह है कहीं पे, हाँ यहां पे लिख देता हूं, ई सी ए इक्वल टू कितना आ गया 27 इंटू 10 की पावर कितना बन जाएगा भाई, ये देखो यहां तक है यहां तक, ये इतना अलग है 2 और 3 5 हो जाएगा। यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम। देखो अच्छा दोनों की डिस्टेंस सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड भी क्या है सेम, भले ही रिजल्टेंट अलग हो, मतलब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है, साइन डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड में क्या है सेम, तो दोनों का रिजल्टेंट भी मैग्नीट्यूड भी क्या होगा सेम होगा। तो इसका मतलब जितना ई सी ए आया है उतना ही क्या आएगा ई सी बी भी आएगा। आप सेम मेथड से निकाल सकते हैं, आप सेम मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी ये नहीं निकालना है, आपको फाइंड क्या करना है रिजल्टेंट फाइंड करना, ई नेट इक्वल टू ई सी ए प्लस ई सी बी दोनों इक्वल हैं, तो क्या इसे हम 2 ई सी ए कह सकता हूं, क्योंकि हमें पता है ई सी ए इक्वल टू ई सी बी है। ठीक है, तो 2 सी ए हो जाएगा, तो ई नेट इक्वल टू कितना बन जाएगा 2 सी ए की वैल्यू बताओ कितनी है 27 इंटू 10 की पावर 5, तो इसका मतलब हो जाएगा 54 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आई बात समझ में, पक्का बात समझ में आई भाई, क्लियर हो गया ये बात। ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, अभी और भी ये कह रहा है, अभी तो एक पार्ट खत्म हुआ, और क्या कह रहा है, हाँ इफ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज ऑफ मैग्नीट्यूड इतने, क्या लिखा हुआ भाई, लिखा हुआ है 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम इज प्लेस्ड एट द पॉइंट
व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, व्हाट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। कहने का मतलब समझो क्या, इसी क्वेश्चन का कहने का मतलब ये था बेटा कि भाई यहां पर देखो, यहां पर आपके पास क्या था, यहीं पे लिख देता हूं, यहां पर आपके पास क्या था, यहां पर था आपके पास +3 माइक्रोकूलम चार्ज और यहां पर था -3 माइक्रोकूलम चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस आपके पास कितनी थी बेटा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि एक चार्ज और लेकर के आ गए, कितना, 1.5 × 10⁻⁹ कूलम। इसको कहां रखा जाए, इसको कहां रखा जाए, जरा ध्यान दो, कितना चार्ज रखना है, Q3 = दे रखा है आपको, ये मान लो Q1 है और ये क्या है आपका भाई, Q2 है, और ये 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, ये इतना चार्ज रखना है। 3 पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या भाई, या तो आप इधर रखो या इधर रखो या इधर रखो, कहीं पर रख सकते हैं। ठीक है, फिगर में क्या दिया गया, क्या आपको ध्यान दो, फोर्स दे रखा है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया गया, ध्यान दो। क्या होगा भाई, अगर मान लो बेटा इस चार्ज को हम यहां पर रख दें, मिड पॉइंट पर रख दें, कहां पर रख दें, मिड पॉइंट पर ही रख दें, उसी चार्ज को हम मिड पॉइंट पर रख देते हैं, तो यहां पर ये हो जाएगा Q3 = 1.6 × 10⁻⁹। तो बताओ ये 10 होगा और ये भी कितना होगा भाई, 10 सेंटीमीटर होगा। अब पूछा क्या गया है, इस पर कितना फोर्स लगेगा, ये जो टेस्ट चार्ज लेकर के आ गए, Q0 मान लो, इसे टेस्ट चार्ज क्या बोलते हैं हम लोग बेसिकली, Q0। इस Q0 पर कितना फोर्स लगेगा, Q0 पर कितना फोर्स लगेगा, तो बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा। इस पर एक ये फोर्स अप्लाई करेगा A, B और C, इस पर 2 फोर्स लगेंगे, फोर्स ऑन B ड्यू टू A लगेगा और एक क्या लगेगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू C, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ पढ़ा ना, 2 चार्जेस के बीच में क्या लगेगा भाई, एक फोर्स लगेगा। अब बात आती डायरेक्शन, अब बात आती है डायरेक्शन, कौन कौन से फोर्स लगेंगे, FBA और FBC, FBC लगेगा। ठीक है, 2 फोर्स अप्लाई होने वाले हैं, तो ध्यान दो बेटा इसका। बताओ ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव, ध्यान दे, 1 मिनट देखना पड़ेगा, कैसा चार्ज था, निगेटिव था, तो ये कैसा चार्ज है भाई, निगेटिव है, ये निगेटिव, निगेटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे भाई, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, रिपल करेगा, ये फोर्स ऑन B ड्यू टू क्या हो जाएगा, C। ठीक है, ये कैसा भाई, निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया क्या, फोर्स ऑन B ड्यू टू C और फोर्स ऑन B और ड्यू टू क्या हो जाएगा, A, दोनों सेम डायरेक्शन में, कहां पर है, दोनों सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में है तो F नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, FBA प्लस FBC, FBA प्लस FBC, फिर से वही काम आएगा। देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, दोनों के बीच के मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा। तो मैं कह सकता हूं FBA इक्वल टू क्या होने वाला है, FBC होने वाला है। ठीक है, इक्वल टू FBC होने वाला है। तो निकालो भाई इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो, तो FBA निकाल लो। अच्छा, फार्मूला क्या होता है, Q1, Q1 मतलब फर्स्ट चार्ज, 1.5 × 10⁻⁹ अप इंटू Q2, Q2 मतलब ये वाला रख लो भाई, 3 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, अपान क्या होता है, R मतलब 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए -10⁻⁻² इंटू, उसी चीज को मैंने 2 बार लिख लिया भाई, स्क्वायर करना है इसका मतलब 2 बार लिख लिया। तो कर लो भाई, मल्टीप्लाई करो इसको, किया जाए। हाँ, K की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 9 × 10⁹ इंटू 1.5 × 3 कितना हो जाएगा, 4.5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा और 10⁻⁻9, 10⁻⁻15 अपान 10 100 हो जाएगा भाई, 100 की पावर 100 मतलब 10⁻2, 10⁻2 कैंसिल, क्या बचेगा 10⁻⁻2,
ऊपर जाएगा तो प्लस का 2, बस ये आ गया हमारे पास एफ बी ए आ गया। ध्यान से देखो, अब पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 5 हो जाएगा, कैरी 4 36 और 40, कितना आ गया 44.5, ठीक है, इनटू 9 to 11, 9 और 2 कितना हो गया यार 11, 11 से जाएगा 15 तो हो जाएगा माइनस का 4। तो एफ बी ए जो आ गया वो आ गया हमारे पास इतना। अगर एफ बी ए इतना आया है तो एफ बी सी भी सेम आएगा। तो जो एफ नेट होगा अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा एफ बी ए और प्लस एफ बी सी, तो इसका मतलब बोल सकते हैं एफ टू बी ए, ठीक है, और एफ नेट इक्वल टू आ जाएगा 2 बी ए। बी ए की वैल्यू कितनी है 40.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। एफ नेट इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना होगा 40 × 80 90, 9.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, है ना, यही आ जाएगा पक्का 81, हाँ सही कह रहा आपने, 81.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। तो ये आ गया हमारे पास एफ नेट, ये कितना हो गया न्यूटन, क्या हो गया भाई न्यूटन हो गया। तो एफ नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 81.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था भी, है ना, 3 मार्क्स क्वेश्चन है कम से कम, ठीक है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते बेटा। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। हाँ क्या कह रहा भाई, कह रहा आयन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक कोई इलेक्ट्रॉन है भाई, वो नीचे की ओर गिर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है ऊपर की ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है ऊपर की ओर, और कहां से गिर रहा है भाई रेस्ट से गिर रहा है। इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, और एक किस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो हमने कहा v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। जैसा कह रहा है उसे क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या होता है, लोग देख कर ही घबरा जाते हैं, अरे भाई बड़ा सा क्वेश्चन है कहाँ लगेगा, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। आगे, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। अब डायरेक्शन पहले थी ऊपर की ओर, अब की क्या हो गई रिवर्स हो गई, अब नीचे की ओर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। रिवर्स्ड कीपिंग द मैग्नीट्यूड इज सेम, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों के क्या है सेम, बट डायरेक्शन क्या हो गई है अपोजिट हो गई है। अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस, इन सेम वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है सेम। अब क्या कर रहा भाई ध्यान दो, ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट, मतलब आपकी कौन गिरने लगा भैया प्रोटॉन गिरने लगा है रेस्ट से, वो भी है, ठीक है। एट द डिस्टेंस ऑफ h, मतलब इनके बीच की हाइट कितनी है तो h हाइट है, ये सरफेस है मान लो, ये हाइट h है। द टाइम ऑफ द फॉल ऑन द इलेक्ट्रॉन इज कंपेयर टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन। पूछा क्या गया है, टाइम पूछा गया है, ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, स्मॉलर लगेगा या ग्रेटर लगेगा। तो ऐसा कोई एक रिलेशन निकालना पड़ेगा भाई आपको, ऐसा कोई एक रिलेशन तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन अपना एक चार्ज होता है और प्रोटॉन भी एक क्या होता है चार्ज होता है, तो डेफिनेटली उस पर एक क्या लगेगा फोर्स लगेगा, डेफिनेटली उस पर एक क्या लगेगा फोर्स लगेगा। तो हमें बताओ इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और पार्टिकल के पास क्या होता है मास होता है, और मास होता है और ऊपर इसकी वेलोसिटी पहले u थी, u से v हुई, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आया, और जब वेलोसिटी में चेंज आया तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा। तो F = ma लगा लो यहां से पहले, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है तो E में पता है F/q होता है, तो बेटा F = क्या निकल के आएगा EQ निकल के आएगा। तो यहां पे रख लो, अच्छा दोनों को
इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो एम ए इक्वल टू ई क्यू बोल सकते हैं यहाँ से। तो ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई क्यू अपान क्या बन जाएगा भाई, एम। ई क्यू बाई क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा। अच्छा, अगर कोई पार्टिकल नीचे गिर रहा है तो हमने कहा एच हाइट से गिर रहा है, तो एच इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो एच इज इक्वल टू यू इंटू टी मतलब 0 प्लस हाफ ए के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, ई क्यू बाई एम, ई क्यू बाई एम लिख सकते हो, इंटू क्या हो जाएगा भैया, टी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा हाफ ई क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, चलो ध्यान दो। अच्छा तो एक चीज ध्यान दो, आगे पढ़ो जरा एक बार, क्या आ गया भाई, एच इज इक्वल टू आ गया बेटा हाफ ई क्यू टी स्क्वायर बाई एम। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुई तो चार्ज भी चेंज नहीं हुआ होगा, ये कांस्टेंट मान लो, 1/2 तो कांस्टेंट होता है, तो हम कह सकते हैं H इज डायरेक्ट, या ऐसे कर लो, इसको कर लो 2HM इक्वल टू ई क्यू टी स्क्वायर, इधर से आ जाओ, तो 2HM इक्वल टू ई क्यू टी स्क्वायर हो जाएगा पक्का। ये इधर मल्टीपल डिवाइड में आ जाएगा, 2HM अपान ई क्यू बन जाएगा इक्वल टू टी स्क्वायर बन जाएगा पक्का ना भाई, पक्का क्लियर है। अच्छा सुनो, अगर इनके बीच में एक रिलेशन निकाला जाए, देखो हाइट तो सेम थी दोनों की, अगर m और t में एक रिलेशन निकालें, इस हाइट भी सेम है, इतना कांस्टेंट मान लेते हैं हम लोग थोड़ी समय के लिए, तो 2HM को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो m जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, या जो t होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट m, अंडर रूट क्या हो जाएगा m। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, अब इसका मतलब क्या हो गया, अंडर रूट m आ गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, क्या हो गया यार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। क्लियर है यहां तक। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। या यहां से देखो जो हाइट होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। इसका मतलब यहां से मास और टाइम का रिलेशन निकाल लो भाई, मास और टाइम का रिलेशन निकाल लो, मास और टाइम का रिलेशन निकाल लो। तो कह रहा है कि टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंपैरिजन ऑफ द प्रोटॉन। तो बताओ ध्यान से देखो, यहां पे एक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है ना यार, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है तो इसका मतलब टाइम जिसका इंक्रीज करेगा, जिसका मास क्या करेगा, इंक्रीज, और जिसका मास कम उसका टाइम भी क्या, कम ना। तो बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और मास ऑफ प्रोटॉन बेटा कितना होता है, 1.675 इंटू 10⁻27 kg। तो बताओ कौन ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, और ऊपर वाला क्या है, कम है ना, ये क्या है, कम, और ये क्या होता है, ज्यादा। तो बताओ मास किसका कम, इलेक्ट्रॉन का कम, तो टाइम किसको कम, इलेक्ट्रॉन को कम। तो यहां पे समझ में आया, तो कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा भाई, कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए उसको टाइम भी क्या लगेगा, कम। तो ऑप्शन देखो कहीं पे है क्या इसका, स्मॉलर, ऑप्शन क्या है, स्मॉलर। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ समझ में आया भाई। ऐसा पहली बार तो सोचना कठिन है आपके लिए, अगर आपने कभी भी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है तो फर्स्ट टाइम में सोचना आपके लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होंगे। फर्स्ट टाइम क्या होगा, सोचना आपके लिए कठिन है। अगला ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ध्यान दो। ये लिखा हुआ है, ये है नीट 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान दो। इजी क्वेश्चन लग रहा है क्या मुझे, हाँ ध्यान दो। A spherical conductor of the radius 10 सेंटीमीटर हैज द चार्ज ऑफ द, भाई रेडियस दे रखा है कंडक्टर की, स्फेरिकल कंडक्टर, चलो बना देता हूं मैं एक बार में। ये स्फेरिकल कंडक्टर है, क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर मान लेते हैं। ये हमारे पास बेटा क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है।
कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर है। आगे हैज द चार्ज ऑफ द इतना, चार्ज इस पर कितना भाई, क्यू की वैल्यू दे रखा है आपको 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 15 सेंटीमीटर, मतलब कहां पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड 15 सेंटीमीटर पर। अब हमने कहा भाई ये कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर हो गई, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर से 15 सेंटीमीटर पर क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो भाई सिंपल सा फार्मूला है बेटा, इसमें क्यों दे रखा है और ये आर कहलाएगा। आर इज इक्वल टू दे रखा है 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है तो मीटर में चेंज कर लो। तो आपको कुछ करना नहीं है यार। ई इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 मतलब क्या होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर, तो 3.2 रख लो इंटू 10 की पावर कितना लिखा है माइनस का 7 अपान आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इसका क्या होता है स्क्वायर, इसका क्या होता है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख लो भाई, क्या लिख लिया जाए 2 बार लिख लिया जाए। अब इसको सॉल्व करने की तैयारी करो, बस सॉल्व करना है आपको, ठीक है। कर लो, इसको सॉल्व कर लिया जाए, करो, ध्यान दो। E इज इक्वल टू 9, देखो यहां से पॉइंट हटा लो पहले, तो यहां पे क्या आ गया एक 0 आ गया, ठीक है। पॉइंट हटा लिया क्या आ गया, एक 0 आ गया, ठीक। 3 से काट दो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे काटा जाता है इजिली, ठीक है। कितना हो गया भाई ये 5 5 जा 25 हो गया, तो ऊपर बचा 32 और नीचे बचा 25 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस का 7, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2 बनने, प्लस का 2 बनने वाला होगा 9, और ये हो गया माइनस का 2 हो गया माइनस का 4 और प्लस का 1, ये भी तो है, ध्यान देखो ये, तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3, ऊपर जाएगा तो प्लस का 3, 10 की पावर प्लस का 3 आ जाएगा। तो 32/25 कई जगह है, नहीं है कोई बात नहीं, थोड़ी जगह बना लेता हूँ, ध्यान दो, ये आ गया। तो E इज इक्वल टू बेटा ध्यान दो, डिवाइड करो 25 1 जा 25, कैरी आपके कितने हो गए भाई, कैरी हो गए आपके 7 ना, तो होगा 70, 25 2 जा 50, कैरी बचा 2, कैरी बचा 2 मतलब 20 कैरी बचेगा ना, तो 25 8 जा 200, 25 8 जा 200 हो गया, इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो गया 5 न्यूटन पर कूलम। क्या ऑप्शन कहीं पर ये है 1.28 इंटू 10 की पावर 5 कहीं पर है, हाँ ये है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी हो गया। तो बात समझ में आ गई बेटा, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इससे पहले वाला क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन था, है ना, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं बेटा, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास पर। अगली क्लास पर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बात करेंगे, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पर बात करने हो, और उसी पर हम लोग टॉर्क की भी बात करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके शेयर कर दें, ठीक है।